तो पॉलिटिकल पावर सेंटर में खबरों की अब शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ी खबर दिल्ली कोचिंग कांड को लेकर सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी, दोनों के नेताओं ने आज दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। सिस्टम सवालों के घेरे में है, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और किस तरह की इस पर अब राजनीति भी हो रही है वो भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर जो राजनीति हो रही है उसकी गवाही देती ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने कोचिंग कांड में नगर निगम कमिश्नर को बर्खास्त करने की मांग करते हुए एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार दी। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर हाथों में चूड़ियां लेकर के अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जता रही हैं। शनिवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। कल से ही इस घटना को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ आरोपों की बौछार कर रही है। ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है इनकी कि इनकी सरकार के माध्यम से, ऑफिसर्स के माध्यम से काम रुकवा दिया जाए, जिससे एक बहुत ही पॉपुलर गवर्नमेंट को डिफंक किया जाए। ये इनकी पूरी कोशिश है इनकी। देखिए, अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है, तो अब हम यही बात मुद्दा लेकर एलजी साहब के पास आए हैं कि जो अधिकारी आपके अधीनस्थ हैं और जिनके निकम्मेपन की वजह से दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की जाने जा रही हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करके एक मजबूत संदेश दीजिए दिल्ली के अंदर। आज संसद के दोनों सदनों में दिल्ली कोचिंग कांड का मुद्दा छाया रहा। ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। मैं पूछना चाहता हूं, ये कोचिंग को रेगुलेट करने की डिमांड आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है, वो कौन करेगा? केंद्र की सरकार करेगी। कोचिंगों के अंदर ये बेसमेंट में ये कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं और उस समय एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन था। क्या किया आपने उस समय? फिलहाल कोचिंग कांड को लेकर दिल्ली में राजनीति गर्म है। दिल्ली सरकार और नगर निगम मीटिंग पर मीटिंग कर मामले की जांच में जुटे हैं। दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना ने भी ओल्ड राजेंद्र नगर जाकर घटनास्थल का दौरा किया। तो कोचिंग कांड में हर किसी की लापरवाही सामने आ रही है। सरकार की, सिस्टम की, पुलिस की, इंजीनियर की, कोचिंग सेंटर्स की भी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। इस हादसे में हमारे 3 होनहारों की जान चली गई और अब कोचिंग कांड का एक वीडियो गवाही भी सामने आई। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वो वीडियो है जो शनिवार के दिन घटना के वक्त का है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक गाड़ी को आप रोड पर पानी को चीरते हुए जाते दिख रहे हैं। आशंका जताई जा रही है इसी गाड़ी के उस वक्त रोड से गुजरने के बाद पानी का फ्लो तेजी से कोचिंग के बेसमेंट में घुसा और ये हादसा हो गया। पुलिस ने इस काले रंग की गोरखा फोर्स गाड़ी को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम दिल्ली के राजेंद्र नगर थाने पर खड़े हैं और आपको थाने के अंदर एक काले रंग की गोरखा फोर्स गाड़ी नजर आएगी। ये वही गाड़ी है जो कि उस दिन राजेंद्र नगर के जो राउज इंस्टीट्यूट है उसके बाहर से गुजरी। करीब 5 से 6 फीट पानी भरा हुआ था। ये गोरखा फोर्स बेहद तेज रफ्तार में वहां से गुजरी, जिसके चलते जो पानी की लहरें थी वो तेज गति में
एकदम जो इंस्टीट्यूट है, राउज इंस्टीट्यूट, उसके गेट से जाकर टकराई, जिसके बाद जो गेट था वो टूट गया। एबीपी न्यूज के पास घटना के वक्त का वीडियो मौजूद है, जिसमें दिख रहा है कोचिंग सेंटर के सामने सड़क पर कितना पानी भरा हुआ है। अब एक और वीडियो देखिए जो शनिवार शाम उस वक्त का है जब कोचिंग के बेसमेंट पे पानी भर चुका था। देखिए कैसे एक एक कर फंसे हुए छात्रों को बाहर निकाला जा रहा है। पानी का शोर ऐसा मानो लग रहा है पूरी की पूरी नदी इस बेसमेंट में आकर बह रही है। प्रशासन की मदद से बेसमेंट से पानी तो उसी रात निकाल लिया गया, लेकिन यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 होनहार की इसमें जान चली गई। पुलिस ने आज ओल्ड राजेंद्र नगर में नाले पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन भी चलाया। तो ये बच्चे आईएएस आईपीएस बनेंगे, ऐसा ही सपना इनके घर वालों ने देखा होगा और देखिए क्या से क्या हो गया। कई बड़े सवाल खड़े होते हैं इससे। अब बुलडोजर जैसी जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर चलाने की, ये चीजें पहले क्यों नहीं हुई? क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक आई वॉश है, आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है? कार्रवाई क्या क्या हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। कोचिंग कांड में अब तक 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी इसमें भूमिका है। कोचिंग मालिक को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा कोचिंग मालिक को जो जेल भेजा गया, कुछ और लोगों को भी पकड़ा गया है। एमसीडी का जो जूनियर इंजीनियर है उसे फिलहाल बर्खास्त कर दिया गया है, उसे टर्मिनेट कर दिया गया, और एमसीडी का एक असिस्टेंट इंजीनियर निलंबित हुआ है, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है। यह हादसे के बाद कुछ एक्शन हुए हैं। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश बाकायदा दे दिए हैं और एलजी ने डिविजनल कमिश्नर से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। उनसे कहा गया है कि पूरी जानकारी दी जाए। बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटर फिलहाल सील कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब यह कार्रवाई क्यों हो रही है? इससे पहले एमसीडी के लोगों ने अपनी आंखों पर काली पट्टी क्यों बांधी हुई थी? क्या करप्शन का भी यह मामला है? शीन के पास चलते हैं। बिल्कुल, तो कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल, इस पर तो हमारी नजर रहेगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा सियासी स्ट्रोक खेल दिया है। दरअसल अखिलेश यादव, जो हमेशा पीडीए की बात करते हैं, अब उन्होंने पीडीए से आगे बढ़कर ब्राह्मण जाति के एक नेता को नेता विपक्ष की गद्दी सौंप दी। जब से अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया, तभी से यूपी के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इन दिनों हर किसी की जबान पर तरह तरह के सवाल हैं। अखिलेश ने पूरा लोकसभा चुनाव पीडीए के फॉर्मूले पर लड़ा। अब रिजल्ट आया तो अखिलेश का दांव एकदम सटीक बैठा और समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 37 सीटों पर जीत मिली। अखिलेश का फैसला अब दूसरे राजनीतिक दलों को परेशान कर रहा है। बीजेपी और बीएसपी सवाल कर रहे हैं, ब्राह्मण उतारकर पीडीए के साथ धोखेबाजी क्यों की? मायावती ने तो ट्वीट कर दिया। सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात, जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी की नेता प्रतिपक्ष चुनते ही असलियत सामने आने से सपा में पीडीए चालीसा पढ़ने वाले पिछड़ों, दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में मायूसी है। बीजेपी में सबका साथ, विकास और सम्मान है। भले ही राजनीतिक दल तंज कस रहे हैं, लेकिन यूपी विधानसभा के नए प्रतिपक्ष का कहना है पीडीए को अब गरीब ब्राह्मण की भी जरूरत है। पिछड़े लोगों की लड़ाई अगड़े ही सब लड़े। संविधान सभा में भी पिछड़ों अगड़ों की संख्या सबने आरक्षण दिया। पीडीए है, उसमें ब्राह्मण भी शामिल हैं। पीडीए तो पार्टी का बेस आधार है, तो रहेगा ही। दूर की तैयारी है, मैसेज है। ब्राह्मण भी अच्छी खासी संख्या में उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण के कारण नहीं बनाए वो, उन्होंने उन्होंने ट्वीट जो किया है उसमें हमारा अनुभव, हमारा ज्ञान, 2 बार का विधानसभा, 7 बार का विधायक होना, इसके बाद 2 बार का मंत्री होना, ये सब जोड़ के। यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर आने वाले कुछ महीनों में उपचुनाव होने हैं। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाना अखिलेश की इसी रणनीति का हिस्सा है, ताकि पीडीए के अलावा ब्राह्मण समेत अगड़ी जातियों को शामिल कर 2027 के चुनाव पर निशाना साधा जा सके।
और आइए अब आपको बिहार लिए चलते हैं, चूंकि वहां पर एक नया प्रयोग आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। वो प्रशांत किशोर जो कि राजनीति की बिसात बिछाते रहे, अब खुद राजनीति की दुनिया में कूद पड़े हैं और 2 अक्टूबर को बाकायदा राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं और इसकी स्क्रिप्ट बाकायदा पटना में लिखी जा रही है। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति, पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वो 3 चेहरे हैं जिन्होंने रविवार को पटना में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के संगठन का दामन थामा है। आनंद मिश्रा वही हैं जिन्होंने बक्सर में निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा और बीजेपी उम्मीदवार की हार की वजह बने। वैसे तो इन तीनों की अभी कोई बहुत बड़ी राज्यव्यापी सियासी पहचान नहीं है, लेकिन इन्हीं जैसे छोटे छोटे सैनिकों को साथ लेकर प्रशांत किशोर बिहार में अपनी बड़ी सियासी सेना तैयार करने में जुटे हैं। आने वाले 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने वाले हैं और बाकायदा इसी को अंतिम रूप देने के लिए कल पटना में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं है। इस दल का नेता वो आदमी है, वो बच्चा है, वो महिला है जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है और जिसको सब लोग मिलकर चुनेगा वही दल का नेता बनेगा। अब जितना लोग पीछे सोच रहे हैं कि भैया आप ही को हम लोग चुनेंगे, तो हम चुनाव में नहीं, हम चुनाव में नहीं हैं। एनडीए और महागठबंधन में जिन नेताओं को जगह नहीं मिल पा रही, उन्हें साथ लेकर पीके एक तीसरा विकल्प खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एनडीए और महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि पीके के लिए बिहार में जगह नहीं बची है। जन सुराज पार्टी माननीय प्रशांत किशोर जी बना रहे हैं, राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीति के जितने छूटे हुए कारतूस हैं उस सब उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हो गए। जबकि सच्चाई है कि मान्यवर प्रशांत किशोर जी राजनीति का व्यावसायिक इस्तेमाल करते थे। जिनकी राजनीति खत्म हो चुकी है वही लोग प्रशांत किशोर के यहाँ जा रहे हैं। बिहार की जनता जानती है कि ये टेंट लगाने वाले हमारा भलाई कभी नहीं कर सकते हैं और आगे भी ठगने का ही प्लानिंग है इनका। कोई इधर उधर जो भी हो रहा है ये सब जब मौसम आता है, चुनावी मौसम, तो इस तरह के बहुत देखने के लिए मिलता है। पूरी ठाकुर हैं, जननायक कहा जाता है। उनकी पोती ने कल उनका दामन थामा है। पूरी ठाकुर जी का आत्मा भी कराह रहा होगा। विपक्ष का दावा अपनी जगह, लेकिन इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि पदयात्रा के जरिए पीके ने सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग में अपनी पकड़ बढ़ाई है। पिछले 2 सालों से प्रशांत किशोर बिहार के गांव-गांव में घूमकर अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। अब एनडीए और इंडिया को कितनी चुनौती दे पाएंगे ये वक्त बताएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीके मोदी के रणनीतिकार रहे। 2015 में लालू नीतीश की दोस्ती में उनकी अहम भूमिका रही, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उन्हें रणनीतिकार से राजनेता बना दिया। शुरुआत उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से की, लेकिन वहां से निकलने के बाद पहले उन्होंने अपना सामाजिक संगठन बनाया और अब उसे राजनीतिक रूप देकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। अब बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां कुछ दिनों के बाद चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने 100 सीटों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं और ऐसे में सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या शिंदे दबाव की राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। शिंदे लगातार पार्टी नेताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं और चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक शिंदे ने कुछ मंत्रियों और बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि वो उन सीटों का ब्यौरा तैयार करें जहां पार्टी मजबूती से लड़ सकती है। 2019 की विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों एक ही पार्टी में थे।
तब उनके 56 विधायक चुनकर आए थे, जबकि 52 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर थी। अब सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे ये 56 सीटें और हारी हुई 44 सीटें, ये कुल मिला के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र एनडीए में 3 पार्टियां हैं। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी सहयोगी है। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जिस तरह से शिवसेना ने 100 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है, उसके बाद ये चर्चा तेज है कि एनसीपी को क्या मिलेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा मिलकर ये तय करेंगे कौन से पार्टी को कितनी सीट दी जा रही है। हम मजबूती से ये महायुति की लड़ाई लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे का अंतिम फैसला बीजेपी को लेना है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के रणनीतिकार भी सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में मंथन कर रहे हैं। हम तो 288 पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हर पार्टी अपने पार्टी की ताकत आजमा रही है। तीनों में अच्छी तरह से समन्वय होके सीटों का बंटवारा होगा। सूत्र बताते हैं कि डिप्टी सीएम और एनसीपी के पार्टी प्रमुख अजीत पवार ने पिछले ही कुछ दिनों में अमित शाह से मुलाकात करके सीट बंटवारे पर बात की थी। माना जा रहा है कि भाजपा 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में बचे 138 सीटों में शिवसेना और एनसीपी में बंटवारा होने वाला है। अभी की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। ऐसा लगता है कि यहां पर बीजेपी में अंदरूनी खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अब यहां बीजेपी के एक एमएलसी ने ही परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा उठा दिया है। देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, एमएलसी हैं। मुख्य सचिव को उन्होंने चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है और महत्वपूर्ण बात यह कि ये बीजेपी के हैं। बीजेपी के एमएलसी पीसीएस परीक्षा में कॉपी बदलने की भी बात इन्होंने कही है कि यह धांधली हुई है और प्रतिभाशाली छात्रों का हक मारा गया है। और इस खबर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हैं। अभिषेक, मतलब ये समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मुश्किलें कम नहीं हो रही, लगातार अपनों के ही निशाने पर है सरकार। शिरीन, देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है जो उठाया है बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने। उन्होंने नियम 115 के तहत विधान परिषद के सचिव को चिट्ठी लिखी, सूचना दी और उसके बाद ये मुद्दा उठाया है और क्लियर इस मुद्दे में कहा है कि पीसीएस जे परीक्षा में 50 परीक्षार्थियों की कॉपी बदलने का मुद्दा है। उनके हक पे डाका डाला गया है, धांधली हुई है और उन्होंने एसटीएफ से और एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। ये वही देवेंद्र प्रताप सिंह मैं बताऊं जिन्होंने इसके पहले उठाया था जो डिजिटल अटेंडेंस का मुद्दा है, इन्होंने उठाया था और इनके मुद्दे के बाद काफी शोर हुआ था और सरकार इस फैसले को वापस लेने पर मजबूर भी हुई थी। तो एक बार फिर से देवेंद्र प्रताप सिंह ने और विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया है। सरकार के बीजेपी का ही हिस्सा हैं, एमएलसी हैं, इसलिए ये मुद्दा जाहिर सी बात है गरमाने जा रहा है और इसको विपक्षी दल भी लपकेंगे, अब इसमें दो राय नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब अगली खबर का रुख मैं करना चाहूंगा। खबर ऐसी है जिसने कई सवाल भी खड़े किए हैं। बिहार और बंगाल में क्या बंटवारे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? कुछ दिनों से यह मांग वहां पर जोर पकड़ने लगी है। बताया जाता है कि 5 ऐसे जिले हैं जो मुस्लिम बहुल जिले हैं, उन्हें मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही जा रही है। बिहार का किशनगंज, कटिहार, अररिया, बंगाल का मालदा और मुर्शिदाबाद, 3 राज्यों की मुस्लिम आबादी वाले जिलों को मिलाकर अलग से यूनियन टेरिटरी बनाने की निशिकांत दुबे की मांग से इन दिनों सियासत गर्म है। दिल्ली से शुरू बवाल बिहार होते हुए झारखंड और फिर बंगाल तक जा पहुंचा है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे आसामगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ये जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपुरा है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। निशिकांत दुबे की मांग फिलहाल सहयोगी दलों को रास नहीं आ रही है। जेडीयू जहां इस पूरे मुद्दे पर आम सहमति बनाने की मांग कर रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि देश नियम, कानून और संविधान से चलेगा, बंटवारे से नहीं। सरकार उसको स्टडी करे
और अगर उससे फ़ायदा होता हो उस इलाके को, जिस मुद्दे पर उन्होंने बात उठाया उसकी फ़ायदा अगर सरकार वो मिले तो फिर सरकार उस पर विचार करे। बीजेपी के माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी तो पढ़े लिखे हैं, उनको ये जानकारी होना चाहिए कि ये इस तरह से देश नहीं चल सकता है। इस संविधान की कसम खाए हैं, उसी के अनुरूप आचरण व्यवहार करना चाहिए और समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, तोड़ने का काम नहीं। जहां जहां भाजपा न जीते वहां वहां यूनियन टेरिटरी बना दो। चूंकि सीमांचल में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के एमपीज जीत गए, चूंकि बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई, आपकी दाल नहीं गली वहां पर, चूंकि झारखंड में दुमका और राजमहल जेएमएम जीत गई, तो यूनियन टेरिटरी बना दो। ये सबसे अच्छा तरीका है। निशिकांत दुबे जी की ये सारी डिमांड्स उनके अपने गृह मंत्रालय पर सवाल खड़ा करती हैं, उनकी पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास के मुख्यमंत्री काल पर सवाल खड़ा करती है। इधर झारखंड में भी निशिकांत दुबे का विरोध तेज हो गया है। रांची समेत कई इलाकों में पुतले फूंके जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो लोग समाज को भी तोड़ते हैं, परिवार को भी तोड़ते हैं और इन प्रकार राज्य में, देश में, समाज में कैसे रेमिनेंस फैले, इस पर अपना काम करते हैं। अपनी मांग से निशिकांत दुबे भले ही विपक्ष के निशाने पर हों, लेकिन उनके समर्थन में पहली आवाज मधुबनी के बिस्फी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने उठाई है। अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में बांग्लादेशी घुसपैठियों की अच्छी खासी संख्या है। जो जनसंख्या का संतुलन है वो बिगड़ गया है। इसके लिए केंद्र सरकार कुछ दवाई के तहत, निराकरण के तहत एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दे। घुसपैठियों की समस्या एक गंभीर समस्या है। निशिकांत दुबे की मांग और किए गए दावों की पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम लगातार किशनगंज, कटिहार और अररिया का दौरा कर रही है और स्थानीय लोगों से ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई इलाके में हिंदू आबादी घट रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के दावों की पड़ताल करने के लिए इस वक्त हम किशनगंज के समेसर हाट गांव में हैं। जी हाँ, ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो जमीनी स्तर पे माहौल क्या है इसका अंदाजा सही से लग पाता है। जुबेर भाई जो हैं सो मोहन यादव को डरा देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है। गलत बात है, एकदम बिल्कुल गलत। बताइए, सरफुद्दीन भाई सुनते हैं बड़ा बदमाशी कर रहे हैं। हम कहाँ करते हैं बदमाशी? नहीं। अरे आप नहीं कर रहे हैं तो वैसे ही थोड़े बोल रहे हैं। ऐसे आप जो करने वाला है वो करता है, हैं? हम लोग तो सब मिलजुल के हैं। हमारे यहाँ इस समेसर मौजा में कम से कम हिंदू आबादी ज्यादा है। हम लोग मिल के हैं, फिर भी हम लोग ना उन लोग डराता है, ना हम लोग डरते हैं, ना हम लोग डराते हैं। यहाँ मुसलमान का तादाद ज्यादा है, हिंदू का थोड़ा कम है। हमारे भी इलाका गाँव में नेताजी कह रहे हैं कि सब हिंदू डर के छोड़ के भाग जा रहा है। कैसे भागेगा भैया? जब हम लोग कुछ करते नहीं है एक साथ, उसके घर हम खाते हैं, हमारे घर वो खाता है, तो हम किस लिए लड़ाई करेंगे भाई? हमारी टीम अररिया के इस्लाम नगर पहुंची। यहाँ 90% मुस्लिम हैं। यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए। हिंदू भय में है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब एक शगुफा है, एक बहाना है जनता को, बिहार की खासतौर अररिया जिला की जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए। अगर वो ये बोलता है कोई, वो झूठ बोल रहा है इसलिए बोल रहा है, वो अब साबित कर दिया। यहाँ के हम लोग संसद बना के भाजपा के भेज दिया। यहाँ भाई भाई हम लोग कोई बातें नहीं है। हम लोग सब भाई एक जगह रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। हम लोग बांग्लादेश या नेपाल या पाकिस्तान से क्या मतलब? यहाँ हम लोग हिंदू मुसलमान सब भाई मिल करके रहते हैं। कोई प्लान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। घुसपैठ, कोई घुसपैठ नहीं है। यहाँ तस्करी, मिलजुल के रहते, कोई तस्करी नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं। श्रीनिवास ने यहाँ बीजेपी और आरजेडी दोनों दलों के नेताओं से संपर्क किया और उनका पक्ष जाना। निशिकांत दुबे कई बार के सांसद हैं, उसने तो रोजगार दिया नहीं, उसने इलाके को काम दिया नहीं। इस बेचारे को तो सबने ठगा। रोजगार तो दे नहीं सकते हो, हिंदू मुसलमान करना है। आए दिन जो यहाँ डेमोग्राफी चेंजेज हो रहे हैं, मुस्लिम की आबादी बढ़ते जा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं, रोहिंग्या बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग त्रस्त हैं उन लोगों के मनमानी से। अगर भाजपा के यहाँ सांसद नहीं होते
तो हम लोग कब के अल्पसंख्यक हो गए होते, और हम लोग आज बोल रहे हैं ना, वो हम बोल भी नहीं पाते, रोड पर वो चल नहीं पाते। पॉपुलेशन बढ़ता है। निशिकांत दुबे की मांग ने फिलहाल बिहार ही नहीं बंगाल से लेकर झारखंड तक का सियासी माहौल गरमा दिया है। अब देखिए, सवाल यहाँ पर यह है कि इस मांग के पीछे कोई सियासी मकसद छिपा हुआ है या वाकई कुछ ऐसा हो भी रहा है। राजनीतिक रूप से अगर देखें तो ये इलाका बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है। वो कैसे, अब जरा ये समझिए। दोनों ही, चाहे बिहार की बात कर लें या फिर पश्चिम बंगाल की बात कर लें, 5 जिलों की 6 लोकसभा सीटें, जिनमें से महज 2 सीटों पर ही बीजेपी का कब्जा है। और इस इलाके में आने वाली यहाँ पर 39 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ 10 जो हैं वो बीजेपी के पास हैं। तो ऐसे में चुनौती तो यहाँ पर बड़ी सीधे तौर पर बीजेपी के लिए है ही। अब जरा जो हिंदू मुस्लिम आबादी की बात की जा रही है, उस लिहाज से देखें तो पूरी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। मैं आपको बताती हूं कि कहां पर मुस्लिम और हिंदू की आबादी क्या है। तो सबसे पहले किशनगंज में आप देखिए, हिंदू आबादी 32% और मुस्लिम आबादी यहां पर 68% है। अब जरा अररिया की बात करें तो 57% यहां पर हिंदू हैं और मुस्लिम की आबादी 43% है। फिर कटिहार, हिंदू 55%, मुस्लिम 41% यहां पर हैं। अब जरा मालदा उत्तर की बात करूं तो 55% हिंदू और 45% मुस्लिम आबादी यहां पर रहती है। अब मालदा दक्षिण, हिंदू 45% है यहां पर और मुस्लिम 55% आते हैं। इसके साथ ही मुर्शिदाबाद में 40% हिंदू आबादी और मुस्लिम यहां पर 6% आबादी है। तो आबादी के बाद, माफ कीजिएगा, मुस्लिम 60% आबादी यहां पर है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम का जोड़ गणित यहां पर क्या है और क्यों इसे लेकर अब सियासत जोरों पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।